चलिए गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन मतलब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थियोरी ऑफ इक्वेशन का थर्ड लेक्चर जो बीएससी सेमेस्टर 6 डीएससी 3 का पढ़ाई है। और इसमें सभी स्टूडेंट को अच्छा से समझ के पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा से क्वेश्चंस जो है आराम से बन जाते हैं। उतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ये मैट्रिक्स जैसा ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला या वगैरह वगैरह इस तरह कोई यूज नहीं है। ये पूरा थ्योरी पर बेस्ड है, इसीलिए स्टूडेंट को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा यदि थोड़ा आप अच्छा से। हाँ, ये बात आप पहले ध्यान दीजिए कि आज का क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले क्लास थे। यदि आप पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो पक्का है कि आपको आज समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए यदि आपको मन है कि आज वाला समझ में आ जाए तो आप सबसे पहले कल वाला जो हम लोग लास्ट वीडियो छोड़े थे वो आप देखें, वो समझे, उसके बाद ही आज वाला समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे आज हम लोग उसके बाद का जो टॉपिक है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन को अच्छा से समझिए और क्या है इसका उपयोग कीजिए और फायदा समझिए। तो देखिए ये क्या है सिंथेटिक डिवीजन जो है, इट इज ए रूल। सिंथेटिक डिवीजन एक रूल है ऑफ डिटेस्ट कोएफिशिएंट, मतलब इसमें कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसमें जो ये जो रूल है इसमें केवल हम लोग अलग करके कोएफिशिएंट का ही काम करते हैं। तो इट इज ए रूल ऑफ डिटेस्ट कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ व्हिच कैन बी फाइंड क्विकली क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, मतलब जिसका हेल्प से हम लोग आसानी से तुरंत क्या फाइंड कर सकते हैं, क्वोशिएंट को भी और उसका रिमाइंडर को भी। When a polynomial fx is divided by the polynomial of the form, हाँ लेकिन इसमें एक है कि ये जब इस तरह का पोलिनोमियल से डिवाइड होगा तब ये अप्लाई होता है। इस तरह का मतलब x माइनस एच, जैसे x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x प्लस 2, ये सबसे डिवाइड होगा तभी, या तो फिर इस तरह का 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, 2x प्लस 4, इस तरह से। द रूल एक्सप्लेन एज बिलो, और डिवीजन का क्या रूल है उसको हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो इन द फर्स्ट लाइन, सबसे पहला लाइन में हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जितना भी कोएफिशिएंट है सबको लिखते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x, मतलब x का जो पावर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब पहले जैसे कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन आपको पता होगा, ऐसा लिखते हैं हम लोग x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे वो 1, इसका कोएफिशिएंट 4, फिर इसका कोएफिशिएंट 9, फिर इसका कोएफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या रहा, पहले x2 का, फिर स्क्वायर का, फिर x का, फिर 11। ऐसा नहीं किए कि इसके बाद ये लिखें या उसके बाद में इसको लिखें, जैसे भी लिखे एकदम क्या लिखे हैं, डिसेंडिंग पावर में लिखे हैं। तो इसको एकदम ध्यान से समझना है। तो ये सबसे पहले कहता है कि हम लोग रूल 1 में सबसे पहले x का जो पावर है उसको डिसेंडिंग के रूप में ऑर्डर में लिखते हैं और उसका कोएफिशिएंट को हम उस लाइन में लिखते हैं। एंड राइट 0, ये 0 है, ये 0 लिखते हैं व्हेन द टर्म इज मिसिंग, जब टर्म हमको पता चलता है कि इसमें x स्क्वायर है ही नहीं और डायरेक्ट x क्यूब के बाद x वाला टर्म आ गया, तो उस मिसिंग टर्म के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, राइट 0 व्हेन द टर्म इज मिसिंग। जब टर्म मिसिंग लगता है तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये सबको आपको ध्यान देना है। तो रूल 1 का कहना है कि सबसे पहले आप एक लाइन में क्या लिखें, सारे कोएफिशिएंट को, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, याद रखना है। चलिए उसके बाद 2 में कह रहा है पुट द डिवीजर, हमको जिससे डिवाइड देना है उस डिवीजर को, पुट द डिवीजर x माइनस h इक्वल टू 0, जो डिवीजर है उसको इतना इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड फाइंड x, दैट इज x इक्वल टू h, मतलब इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां तो ऑब्वियसली कि x का वैल्यू h फाइंड हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो व्हिच इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, और इस h को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। एंड रिटन इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और उसको कहां लिखते हैं, जो टेबल बनाते हैं उसका टेबल का जो लेफ्ट हैंड में जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर में हम लिखते हैं द फर्स्ट कोएफिशिएंट, जो द फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक का जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट होता है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो बाय क्वाड्रेटिक का फर्स्ट कोएफिशिएंट कौन होता है, जो x का पावर 4 के पास रहता है। तो क्या लिखते हैं, द फर्स्ट कोएफिशिएंट इज सेम, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, वो सेम ही रहेगा।
एंड विच इज, और जो विच इज मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर एच, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई एच से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड राइट अंडर द सेकंड कोएफिशिएंट, और फर्स्ट कोएफिशिएंट के बाद जो सेकंड कोएफिशिएंट होता है उसके नीचे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और फॉर फर्दर प्रोसेस, और इसके आगे की जो प्रोसेस है वो भी एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके इसके आगे की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हैं। आप एक्सप्लेन करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी है कि फाइंड बाय यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके फाइंड क्वोशिएंट, आप क्वोशिएंट को फाइंड करें एंड रिमाइंडर को व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि हियर डिवीजन इज x minus 3, तो therefore put x minus 3 equals to 0, therefore x equal to 3, तो therefore 3 is multiplier, 3 क्या है, मल्टीप्लायर है। तो ये 3 जो मल्टीप्लायर है, इस 3 को हम लोग यहां पर लिखेंगे, और इसके साथ ही यहां पर ऊपर में एक लाइन में कोएफिशिएंट, देखिए ये जो इक्वेशन है वो बाय क्वाड्रेटिक है, मतलब x का पावर 4, उसका कोएफिशिएंट है 3, फिर xq का ही कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो xq का कोएफिशिएंट क्या है, -5, फिर xq के बाद का कोएफिशिएंट क्या होगा, x², उसका 10 है, फिर x 11 है, फिर -61 है। ऐसा यदि कहीं पर कोई टर्म मिस होता तो उसके बदले भी हम लोग लिखते हैं, भले ही 0 लिखते लेकिन लिखते हैं। अब क्या करना है कि फर्स्ट कोएफिशिएंट को सेम उतारना है, और उसको जो मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, और उस रिजल्ट को हम लोग सेकंड कोएफिशिएंट के अंडर में लिखते हैं, मतलब सेकंड कोएफिशिएंट के नीचे लिखते हैं, तो 3 3 जा 9, यहाँ 9 लिखते हैं। अब दोनों का सम करेंगे, कितना आया जी, 4 आया। अब फिर इस 4 को उस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 4, फिर सॉरी 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, इस 12 को कहां लिखना है, थर्ड वाला के नीचे, फिर दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा 22, फिर उस मल्टीप्लायर से उसको मल्टीप्लाई करना है, 22 3 जा 66, तो ये 66 हो गया, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 77, अब फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, कैरी में 2, फिर 21 और कैरी में 2 23, इतना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 170। ये लास्ट वाला जो होता है वो रिमाइंडर को इंडिकेट करता है, लास्ट वाला जो आता है वो किसको इंडिकेट करता है, रिमाइंडर को, और जो बाकी बचा हुआ है 4 को, याद रखिएगा कि 4 को बचेगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगा, मतलब जितना भी होगा वो 4 होगा तो क्यूबिक, 5 होगा तो बाय क्वाड्रेटिक, मतलब जितना टोटल होगा उससे 1 डिग्री का कम ले लेना है। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे हियर क्वोशिएंट इक्वल्स टू जो होगा 3 है पहले, 3x³ प्लस 4x² प्लस 22x प्लस 77, और ये हो गया क्वोशिएंट, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू 170। तो ये इजिली एकदम आसानी से, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मिनटों में बन जाता है। जब किसी पॉलिनोमियल को हम लोग जब किसी इस तरह का पॉलिनोमियल को इस तरह का पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे तो हम लोग आसानी से उसका रिमाइंडर को और क्वोशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को एकदम अच्छा से समझिए। सबसे पहले आपको मल्टीप्लायर फाइंड करना होगा। मल्टीप्लायर को कहां से फाइंड करेंगे, मल्टीप्लायर को हम लोग कहां से फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लायर को जब भी आपको फाइंड करना होगा तो जो डिवीजर होगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, और उसको इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ कॉर्नर में लिखना है, फिर सारे कोएफिशिएंट को लिखना है। फर्स्ट कोएफिशिएंट को एकदम सेम उतार देना है जैसे ऊपर में है, उसको इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें, फिर यहाँ से दोनों को जोड़िए जो आया, और इसको फिर मल्टीप्लाई यहाँ से करना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर दोनों को जोड़िए, ये इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आया इस तरह से आगे प्रोसेस किए, और ये मेरा कोएफिशिएंट हो गया। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट व्हेन f(x) इज डिवाइड बाय ax माइनस b। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, कि जब कोई पॉलिनोमियल x माइनस h के रूप में, किसके रूप में, x माइनस h, जैसे अभी जस्ट हम लोग डिवाइड किए थे x माइनस 3,
तो इस तरह के रूप में हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो क्या क्वोशेंट और क्या रिमाइंडर होता है वो हम लोग, और उस तरह का डिवाइड करने का रूल भी हम लोग सीख गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब इस तरह का फॉर्मेट में हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा और उसका क्वोशेंट क्या होगा। तो बोल रहा है कि द डिविजर, मतलब जो डिवाइड देने वाला है, जो डिविजर है, कैन बी रिटेन एज इतना, a को कॉमन ले लिए तो a x की जगह x हो गया, माइनस b की जगह b बाई a हो गया। एट फर्स्ट सबसे पहले वी डिवाइड fx बाई इतना, मतलब कॉमन लेने के बाद इससे हम डिवाइड करेंगे, ना कि a से, a को हम छोड़ देंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये उस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, x माइनस h के फॉर्म में। ये किस फॉर्मेट में है, x माइनस h के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस h के फॉर्म में। तो एट फर्स्ट वी डिवाइड बाय इतना, लेट qx बी क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। मान लेते हैं कि जब x माइनस h के रूप में जब डिवाइड देने जानते हैं तो उसका जो क्वोशेंट होगा उसको qx माने और रिमाइंडर जो होगा r होगा। रिमाइंडर r इसलिए माने क्योंकि जब आप इस तरह का पॉलिनोमियल से डिवाइड दीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर कांस्टेंट ही बचेगा, क्योंकि ये जो डिविजर है वो 1 डिग्री का है और रिमाइंडर हमेशा डिविजर से कम डिग्री का होता है। तो ये 1 डिग्री का, तो उससे कम क्या होगा, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता क्या है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो देन तब हम लोग fx को जब इसको मान लिए हैं तो ये इंटू ये, मतलब qx मान लिए हैं कि उसका क्वोशेंट होगा, और ये डिविजर है तो डिविजर इंटू क्वोशेंट इक्वल टू रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज fx को, तो अब इसको हम एलसीएम लिए तो यहाँ आएगा ax माइनस b बाई a। अब a को जब इसके q के साथ मिक्स कर दिए, अब ये फॉर्मेट को देख के क्या लगता है कि fx को जब इससे डिवाइड किया गया तो ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर बचा। तो दिस सॉ दैट, और ये दिखाता है कि when fx divided by ax minus b, then क्वोशेंट जो होता है वो qx क्या है, qx उस समय का क्वोशेंट है जिस समय हम इतना से डिवाइड दे रहे थे। अब का जो क्वोशेंट है वो क्या बन गया, 1 by a बन गया। 1 by a क्या है, उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वो a है, और रिमाइंडर क्या रहा, r, वो अनचेंज रहा, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। तो हम लोग ये क्वेश्चन उसी टाइप का हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। जब उसको इतना से डिवाइड देते हैं तो आप उसका क्वोशेंट और उसका रिमाइंडर को निकालें। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि द डिविजर 2x minus 3 can be written as 2 कॉमन लेके x minus 3 by 2, x लेके इतना। तो now we divide 2x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 बाय, इसको आप डिवाइड करेंगे किसके द्वारा, 2x माइनस 3 ना होके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 बाई 2 से। किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 बाई 2 से। तो नाउ वी डिवाइड इतना बाई इतना, तो देयरफॉर ये मेरा जो मल्टीप्लायर है वो कितना है जी, 3 बाई 2 है। और यहां पर आपको कोएफिशिएंट लिखना है किसका, इसका। तो x का पावर 4 का कोएफिशिएंट है, x क्यू का कोएफिशिएंट है ही नहीं, वो 0 हो जाएगा। फिर x क्यू का नहीं है तो उसके बाद x स्क्वायर का क्या है, -5, फिर x का क्या है 11, फिर -7, ये हो गया। अब हम लोग इसको कैसे देखें कि ये जितना है उतना ही उतारिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो देख रहे हैं 2 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 को यहाँ लिखिए, इसको जोड़ दीजिए तो 3 ही बचेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9/2, तो यहाँ 9/2। अब इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, सम कीजिएगा, तो -5 प्लस 9/2, तो 2 2 10, तो कितना हो गया, -½ हो गया, -½ तो -½ को अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -3/4 हो जाएगा, तो -3/4। अब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11 और -3/4 होगा, तो 4 4 जा 44 -3 41/4। अब फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा, इससे जब करेंगे किसको, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 41/4 को, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और बाय में 8। अब इस दोनों को जब सम करेंगे तो सम में कितना आता है देखते हैं।
चलिए अब सम में कितना आता है, तो -7 प्लस 1 2 3 बाई 8 7 56 और प्लस 23 बाई 8, तो 23, तो कितना हो जाएगा इधर 100 में सब्ट्रैक्ट करें तो इधर हो जाएगा 44 और यहाँ 23 7 6 67, कितना हो जाएगा 67 बाई 8, 67 बाई 8 ये हमारा आया। तो लास्ट वाला तो रिमाइंडर होता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर R, तो लिखेंगे हियर R इक्वल्स टू हो गया 67 बाई 8 एंड Q जो हो गया QX वो मेरा हो गया 2x का, देखिए 1 2 3 4 गो, तो 4 है तो 3 डिग्री का लेंगे और प्लस 3x स्क्वायर माइनस हाफ x और ये प्लस 41 बाई 4 ये हो गया। तो लिखेंगे बट लेकिन when 2x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, देन तब रिमाइंडर इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 67 बाई 8, ये मेरा हो जाएगा अनचेंज्ड, ये बिना चेंज किया हुआ अनचेंज्ड। एंड यहां आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा छाप लीजिएगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन में हम इधर इरेज करते हैं, तो देखिए तो उसका जो रिमाइंडर हो गया, इसके बाद रिमाइंडर के बाद जो हम लोग का क्वोशेंट होगा वो होगा 1 बाई a इंटू QX। तो यहाँ पर 1 बाई a की जगह क्या है 2 है, a क्या था कोफिशिएंट ऑफ x था, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है और यहाँ पर मेरा हो गया QX। तो QX क्या हो गया जी QX तो हम लोग का ये आ गया कहाँ गया जी ये, तो ये मेरा ऑलरेडी था 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x प्लस 41 बाई 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल होगा तो x क्यूब, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2x स्क्वायर, फिर इसको जब 1 बाई 4x, फिर इसको जब करेंगे तो प्लस 41 बाई 8, ये आंसर। तो ये मेरा हो गया क्वोशेंट और ये मेरा रिमाइंडर। तो हम लोग अभी क्या सीखें, कि जब कोई पोलिनोमियल को डिवाइड देते हैं दो तरह का फॉर्मेट, किससे, एक तो जो होता है x माइनस एच और एक फॉर्मेट होता है ax माइनस b के रूप में। तो दोनों में डिवाइड दे देते हैं हम लोग सिंथेटिक मेथड से, और दोनों में रिमाइंडर को कैसे फाइंड करते हैं और रिमाइंडर को कैसे फाइंड करते हैं और क्वोशेंट को कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग सीखे। अब इसके बाद हम लोग कुछ आगे थ्योरम्स के बारे में, जिसमें दो पोलिनोमियल का HCF कैसे निकलता है, HCF होता क्या है, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसको आप बहुत अच्छा से लिखिए और समझिए, और फिर कोई डाउट होगा तो कॉल करके पूछिएगा जरूर, आप लोग पूछते नहीं है। चलिए आप पहले इसको लिखिए। चलिए तो अभी हम लोग सिंथेटिक मेथड का दोनों रूट कैसे फाइंड, दोनों मेथड नहीं, दो टाइप का पोलिनोमियल, जैसे एगो x माइनस एच और एगो ax माइनस बी, इस दोनों रूप में रहे तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे रिमाइंडर और क्वोशेंट को, तो वो तो फाइंड कर लेते थे। लेकिन आप फिर हम लोग एक नया टॉपिक जो बहुत अच्छा लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, सब पॉलिटेक्निक वगैरह पूछता ही था, तो बोला गया है कि कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशंस। मान लो दो इक्वेशंस दे दिया तो दोनों का जो रूट कॉमन है उस कॉमन रूट को क्या आप निकाल सकते हैं। तो आप तो पहले उसका सब रूट निकालिएगा, इसका सब रूट निकालिएगा, उसके बाद देखिएगा हाँ ये चीज दोनों में है तो यही उसका कॉमन रूट होगा। नहीं तो हम लोग उसका एक शॉर्टकट मेथड भी जानते हैं। तो कह रहा है कि लेट f(x) एंड gx
fx equal to 0 and gx equal to 0 be two equations of degree n and m respectively। मतलब इसका डिग्री को n माना, इसका डिग्री को m माना। मान लेते हैं कि fx जो है वो 5 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 5 डिग्री का। और gx जो है वो है 8 डिग्री का। चलिए कोई बात नहीं। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा डॉट 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 अल्फा आर बी द कॉमन रूट्स। मान लीजिए आप जान रहे होंगे तो इनके पास कितने रूट्स होंगे, इनके पास कितने रूट्स होंगे? तो इनके पास तो 5 रूट्स होंगे। मान लेते हैं वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा 5 और इसका 8 है तो मान लेते हैं कि बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा 8। तो यहाँ r तक माने हैं बी द कॉमन रूट्स ऑफ इतना एंड इतना हुआ है। हाँ ये वाला बहुत स्टूडेंट बोलता है सर समझ में नहीं आया। तो कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखिए m और n क्या है, दोनों का डिग्री है। तो हम लोग यहाँ दोनों का डिग्री क्या है, वो 5 है वो 8 है। इसका मिनिमम क्या होगा? तो मिनिमम तो इसका 5 आएगा। अब बताइए कि कॉमन में 5 गो होगा या उससे कम होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं कि इसका जितना रूट है उतने। मान लेते हैं इसका रूट आ गया 1 2 3 4 और 5 6 और इसका आ गया 0 1 2 3 4 सॉरी इसमें क्या आ गया 5 हो गया ना। चलिए हाँ अब यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए आप देखिए यहाँ भी 8 गो है। तो आपको कॉमन कितना नजर आ रहा है? आपको कॉमन नजर आ रहा होगा पांचों का पांचों। या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसे 5 नहीं आया और 8 आ गया। चलिए तो आप देखिए कि यहाँ पर ये चारों जो है वो यहाँ पर भी है। तो इसका रूट और इसका रूट में कॉमन आ गया 4 गो रूट। तो 4 गो जो आया इस दोनों मिनिमम में, इस दोनों का जो मिनिमम होगा उससे भी छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस दोनों मतलब बोलेंगे कि इसमें 5 डिग्री का या 8 डिग्री और दोनों का कॉमन रूट है 7 गो। तो 7 गो क्या कॉमन रूट हो सकता है? मतलब जब इसके पास 7 गो रूट ही नहीं है तो फिर कॉमन कहां से होगा? तो कॉमन रूट मतलब दोनों में होना चाहिए और कॉमन हमेशा दोनों में से जो मिनिमम है उससे भी कम या फिर उसके बराबर होने के चांस होंगे, उससे अधिक होने का चांस नहीं होगा। इसलिए हम उसको इस तरह से माने हैं। तो r का वो हो गया। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं कि ये जब रूट्स कॉमन में है, ये जो रूट्स कॉमन में है ये सब कॉमन में है बी द कॉमन रूट्स। तो जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं तो वो जो फैक्टर होता है दोनों को डिवाइड करता है और दोनों को डिवाइड करने वाला जो हाईएस्ट फैक्टर होता है ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबका प्रोडक्ट है, ये क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? HCF आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में। HCF क्या होता है? एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, वो सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट होता है कॉमन फैक्टर में। तो आप जैसे जानते ही हैं, मान लेते हैं कि हम लोग जैसे हो गया 24 और हम लोग लेते हैं कितना ले रहे जी 24 और 38 लेते हैं। अच्छा चलिए 24 और 32 लेते हैं। इस दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हम लोग सबसे पहले बचपन में बहुत सारा रूल्स कि बचपन में सबसे पहला रूल बचपना रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रूल क्या था कि 24 किसके किसके पहाड़ा में आता है? तो हम लोग देखते थे 24 जो आता है एक का पहाड़ा में, एक का टेबल में आता है, एक का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 5 का नहीं, 6 का टेबल में, 7 नहीं, 8 का टेबल में, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 का टेबल में और खुद का टेबल में आता है। इतना सबका टेबल में 24 आता है। और देखते हैं 32 किसका टेबल में आता है? 1 का, 2 का, 3 में तो नहीं आता है, 4 का टेबल में आता है, 5 भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में, सीधे 16 में आता है और सीधे 32 में। तो हम लोग क्या करते थे कि इनमें से 1 मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, ये नहीं मिल रहा, ये मिल जा रहा है, 6 नहीं मिल रहा, 8 मिल जा रहा है और 12 नहीं, कुछ नहीं। तो जो सबसे बड़ा मिलने में 1 भी था वो सबसे बड़ा नहीं, 1 से भी बड़ा कोई है, 2 है, ये है, सबसे बड़ा क्या हो गया 8। तो इस दोनों का जो HCF होता है, HCF वो हम लोग बोलते थे कि इसका HCF क्या होगा 8 होगा। इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 8 होगा। तो ये तो एक है ही रूल। तो इसको निकालने का कोई रूल है क्या? तो आप लोग शायद
10th क्लास में पढ़े थे यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम था। यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम था उससे हम लोग क्या करते थे, इसका एचसीएफ को निकालते थे। तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए अभी हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे वो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे हो गया ये 24 और ये था 32, तो सबसे पहले तो जांचते थे कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम लोग देख लिए 32 बड़ा है, तो 32 को हम लोग डिवाइड करते थे 24 से, तो 24 का 24, तो बचा कितना जी 8। अब क्या करते थे, जो 8 आया, जो शेषफल आया वो रिमाइंडर, इसको हम लोग इससे हम लोग फिर उसको डिवाइड करते थे। तो कितना आ गया 8 या 24, तो 24 आया तो 0 हो गया। तो ये जो डिवीजर है वो सबसे लास्ट वाला डिवीजर हमारा एचसीएफ को इंडिकेट करता है। लास्ट वाला डिवीजर किसको इंडिकेट करता है, हमारा एचसीएफ को। तो एचसीएफ आप निकालने शायद सीख गए होंगे, ये लोअर क्लास का कंसेप्ट है, आपको भी आता होगा। यही होता है एचसीएफ, मतलब कुछ नहीं, वो जो हम लोग टेबल अभी बना के दिखा दिया ना, वही कंसेप्ट है। मतलब जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों में कॉमन, उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो हम लोग याद रखिए कि 8 जो एक ऐसा नंबर था, तो 8 से हम लोग डिवाइड करते थे तो दोनों डिवाइड हो जाएगा। 8 से 24 भी डिवाइड होगा और 8 से 32 भी डिवाइड होगा। मतलब 8 सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 8 सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, समझे ना। चलिए हम लोग उसको ये भी बोलते थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जीसीडी, इसको ये भी बोल सकते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिविजर, मतलब वो दोनों का डिविजर है, दोनों को डिवाइड कर सकता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वही कहना था कि ये फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ मतलब ये सबसे बड़ा ही फैक्टर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो 10 टू फाइंड कॉमन फैक्टर कॉमन रूट्स ऑफ इतना एंड इतना, मतलब इसमें क्या है, इसको हम इसमें जितना रूट्स है वो दोनों का कॉमन है और ये एचसीएफ भी है। तो टू फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ एफएक्स एंड जीएक्स, फाइंड एचसीएफ ऑफ एफएक्स एंड जीएक्स। पहले हम लोग दोनों का एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे और मान लेते हैं कि लेट एचसीएफ ऑफ एफएक्स एंड जीएक्स डिनोट बाय 5x, देन कॉमन रूट्स गिवन बाय द इक्वेशन 5x = 0। यदि उसका एचसीएफ हम फाइंड कर लें तो उसका एचसीएफ को 0 के इक्वेट करेंगे और उसको सॉल्व करके जो उनको वैल्यू मिलेगा वही उसका कॉमन रूट्स होंगे। तो हम लोग शायद उम्मीद करते हैं कि आपको कॉमन रूट्स के बारे में जानकारी समझ गए होंगे। कॉमन रूट्स कुछ नहीं है, दोनों का एचसीएफ का 0 पुट करके जो हमको रूट्स मिलता है वही कॉमन रूट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच हैव कॉमन रूट्स। जिसके पास कॉमन रूट्स है तो आप इसको सॉल्व करें। तो इसके पास कॉमन रूट्स है तो हम सॉल्व तो करेंगे, कॉमन रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एचसीएफ, तो इसमें से हम बड़ा और छोटा कैसे चुनेंगे तो देखिए ना कि जिसको हम लोग एक बार में डिवाइड दे दें, एक से भी कम लेना पड़े तो फिर दिक्कत होगा। इसमें अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप में दोनों एक दूसरे से 1 टाइम में ही डिवाइड होगा, तो आप किसी को ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि x³ प्लस x² माइनस 8x प्लस 4 से इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 2, तो 1 टाइम्स में देंगे तो हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस 8x प्लस 4। अब डिवाइड का रूल आप जानते ही हैं, या माइनस या माइनस या माइनस का प्लस या प्लस का माइनस, ये कैंसिल होगा। ये 2x² में x² माइनस होगा तो ये x² होगा। अब ये 5x 8 प्लस में वो माइनस, तो प्लस 3x होगा और ये होगा मेरा -2। अब ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा। अब इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर मेरा आया x² प्लस 3x माइनस 2, इस रिमाइंडर से उसको डिवाइड देंगे। x³ प्लस x² माइनस 8x प्लस इतना, तो जब इसको इससे डिवाइड, तो देखिए क्या होगा, x से हम डिवाइड करेंगे तो x³ प्लस 3x² और माइनस 2x, क्या होगा, -2x। तो ये माइनस और माइनस का ये प्लस, ये कैंसिल, ये -2x² बचेगा, ये 2 -6x प्लस 4। तो अभी भी ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ, ये रिमाइंडर नहीं है। अभी रिमाइंडर रहता तो फिर आगे
फिर क्या करते हैं कि ये रिमाइंडर से इसको डिवाइड देते हैं। तो ये तो रिमाइंडर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम क्योंकि ये 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से कम डिग्री का होना चाहिए। तो इससे कम होने के लिए हमको और एक बार कुछ मल्टीप्लाई करना होगा डिवीजर के लिए। तो -2 नजर आ रहा, तो -2 से जब इंटू करेंगे तो -2x² -6x और -4, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और सॉरी ये -+4 होगा, यहाँ पर माइनस होगा, और ये भी कैंसिल, बचा क्या 0। तो हमारा जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो ये लास्ट वाला जो डिवीजर होता है वो क्या बताता है आपका HCF को। देयरफॉर HCF ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज x² प्लस 3x - 2। यही है दोनों का HCF। अब इसको 0 से इक्वेट करके जब सॉल्व करेंगे, वो जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों का क्या होगा, कॉमन रूट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉमन रूट इसका क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, कॉमन रूट्स, तो इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, ये समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो HCF आ गया, तो पुट यहां पर लिख देते हैं 4 कॉमन रूट्स, 4 कॉमन रूट्स, पुट HCF ऑफ 1 एंड 2 इक्वल्स टू 0। 1 और 2 का जो HCF है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल एक मेथड है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, 2 इंटू a। यहाँ हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और प्लस 8 और बाई में 2, तो ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। ये जो दो रूट आया, ये दोनों रूट कॉमन रूट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence कॉमन रूट्स ऑफ 1 एंड 2 आर x इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 7 बाई 2 एंड x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। ये हो गया कॉमन रूट्स। तो आप कॉमन रूट्स को निकालने सीख गए। अब बोलेगा कि अगला कॉमन रूट्स मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यदि बोलेगा अगला और रूट निकाले, क्योंकि ये 3 रूट, ये भी 3 रूट देगा, तो आपका जो HCF आया है उससे आप इसको डिवाइड कीजिए और इसको डिवाइड कीजिए, और जो बचा हुआ आएगा वो उसका मतलब जब इसको इससे डिवाइड देंगे, इसको HCF को जब इससे डिवाइड देंगे तो हमारा इस तरह का एक फैक्टर, जैसे हम इसको डिवाइड दे चुके, देख लीजिए इसको HCF से डिवाइड दे दिया है, तो ये भी एक वैल्यू देगा x इक्वल टू 2, वो भी इसका थर्ड रूट होगा, समझे ना। उसी तरह फिर HCF को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड देंगे तो वो भी इस तरह का एक देगा, x - 2 देगा, x + 2 देगा, x कुछ भी दे, तो वो जो वैल्यू आएगा उसको 0 से इक्वल करेंगे, वो हमको थर्ड रूट देगा। तो ये हम लोग अभी जो सीखे, ये कॉमन रूट्स के बारे में सीखे, कॉमन रूट्स को कैसे निकालते हैं। ये कॉमन रूट्स होना बहुत जरूरी है। यदि यहाँ पर कॉमन रूट्स कोई पॉलिनोमियल ना हो के कोई कांस्टेंट 1 होता या 2 होता तो उस तरह का, तो फिर इसका कॉमन रूट्स नहीं होता। तो बहुत जरूरी है आपको कॉमन रूट्स के बारे में जानकारी लेना। थैंक यू। चलिए तो हम लोग अब कॉमन रूट्स पढ़ें। कॉमन रूट्स के बाद ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है, इक्वल रूट्स और मल्टीपल रूट्स। देख, कॉमन रूट्स था वो दो इक्वेशन में जो रूट्स कॉमन होते हैं उसे कॉमन रूट्स कहते हैं, लेकिन ये इक्वल रूट्स एक ही कोई इक्वेशन में होता है। इसके लिए fx और gx दो इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पर ध्यान से समझिए कि इक्वल रूट्स और मल्टीपल रूट्स और रिपीटेड रूट्स, ये तीनों एक ही को रूट्स का नाम, मतलब ये तीनों एक ही नाम है। अब बात होता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो एक आता था डिस्क्रिमिनांट कैपिटल डी जिसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो वो यदि जीरो आने पर हम लोग बोलते थे इसका रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे, बोलते थे कि नहीं। तो रूट्स इक्वल होना उसी वही बात हो रहा है यहाँ पर। तो कोई पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स इक्वल होते थे, यहाँ पर क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या उससे भी ऊपर डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो मान लीजिए 5 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो हो सकता है कि 3 गो रूट एक ही हो, जैसे 1 1 1 लगातार आ जाए और फिर एगो 2 आ जाए, एगो 3 आ जाए। तो इस टाइप का इक्वेशन में जो 1 1 1 है वो रिपीटेड रूट का लाएगा या मल्टीपल रूट का लाएगा या फिर इक्वल रूट्स का लाएगा, समझे ना। तो वो हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और क्या होगा उसको पढ़ के समझिए। ए रूट अल्फा इज सेड टू बी रिपीटेड और मल्टीपल ऑफ एन इक्वेशन fx इक्वल टू 0 इफ अल्फा ओकर्स मोर देन वंस। यदि अल्फा एक बार से अधिक आ जाए तो उसे हम लोग रिपीटेड रूट का नाम देंगे या फिर मल्टीपल रूट का नाम देंगे या फिर इक्वल रूट का नाम देंगे। अमंग द लिस्ट ऑफ रूट्स, एक लिस्ट बनाएंगे रूट्स का कि ये आया, उसमें से एक बार से अधिक बार लिखे गए कोई भी संख्या, कोई भी रूट्स, उसको हम लोग मल्टीपल रूट्स बोलेंगे। आप द इक्वेशन इतना। एंड इफ ए रूट अल्फा, मान लेते हैं एक रूट अल्फा है रिपीटेड 8 टाइम्स, होता है ना कि 3 बार आया, 2 बार आया, 5 बार आया, 7 बार आया, तो यदि कोई 8 टाइम्स रिपीटेड होता है देन अल्फा इज सेड टू बी ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी आर। मल्टीप्लिसिटी आर का मतलब वो इतना बार आया, वो इतना बार आया। तो ये ध्यान दीजिए कि कोई भी रूट यदि आर बार आता है तो उसको मल्टीप्लिसिटी आर बोलेंगे। तो इन दिस केस देखिए कि जब वो आर बार आएगा तो आपको पता है कि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, तो आर बार जब लिखेंगे तो उसको होल पावर आर से भी लिख सकते हैं और ये क्या होगा, उसका फैक्टर होगा उस इक्वेशन का, क्योंकि इसी से वो आर बार रूट देगा ना, तो ये उसका फैक्टर होगा और हर रूट अपना फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो वही लिखे कि इन दिस केस x माइनस आर का होल, x माइनस अल्फा का होल पावर आर डिवाइड्स fx, व्हेयरएज x माइनस अल्फा का होल पावर r माइनस 1 डज नॉट डिवाइड्स, मतलब वो यदि डिवाइड कर देगा तो फिर तो हम बोलेंगे कि ये अल्फा r नहीं बल्कि r प्लस 1 बार आएगा। r प्लस 1 से भी जब डिवाइड हो जाएगा तो हम काहे बोलेंगे कि r बार आएगा, r प्लस 1 बार आएगा। तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा तभी r बार, नहीं तो फिर r प्लस 1 उसका मल्टीप्लिसिटी चेंज होकर r प्लस 1 बन जाएगा। तो ये कंडीशन है कि वो r बार रिपीट करेगा तो इसी से डिवाइड होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेड रूट का। और क्या क्या था कंडीशन ये आपको बताएं। अब एग्जांपल एगो लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, जैसे ये एक प्रोडक्ट हम जानबूझ के लिए कि इसका रूट आसानी से निकल जाए, जानबूझ के लिए हम अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप घर में रख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कितने ऑर्डर का है, 5th ऑर्डर का है, 5th डिग्री का है। तो 5th डिग्री का है तो इसका 5 को रूट आएगा, तो इट्स रूट्स आर। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ से 3 हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, तो ये आया ना। तो ये जो 1 है उसको बोलेंगे 1 इज रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3, मतलब 1 जो आया वो 3 बार आया। ये समझे, यही था इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको केवल जानना है कि रिपीटेड रूट किसे कहते हैं, इक्वल रूट्स किसे कहते हैं, मल्टीपल रूट्स किसे कहते हैं, और वो कितना बार आएगा और कितना बार आएगा तो उसे क्या बोलेंगे। 5 बार आया तो उसको क्या बोलेंगे, 4 बार आया तो उसको क्या बोलेंगे, वही कहना था। अब चलिए इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। चलिए तो हम लोग अब थ्योरम में जाते हैं। इक्वल रूट्स और जो मल्टीपल रूट्स हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड एक थ्योरम है। तो थ्योरम का क्या कहना है कि इफ ए रूट अल्फा, यदि एक रूट अल्फा इज ऑफ मल्टीप्लिसिटी आर, मतलब यदि एक अल्फा मल्टीप्लिसिटी आर का है, मतलब उतना बार रिपीटेड हुआ है और आर ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक से अधिक बार रिपीट होता है तभी हम उसको जरूरत पड़ता है इक्वल रूट का। तो इफ, तभी वो इक्वल रूट कहलाता है। इफ ए रूट अल्फा इज ऑफ मल्टीप्लिसिटी आर, वो ग्रेटर देन 1 है, ऑफ द इक्वेशन, मतलब यदि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है जो r बार रिपीट हुआ है, देन अल्फा इज ऑफ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी r माइनस 1 ऑफ द इक्वेशन f डैश x। मतलब कोई इक्वेशन है fx, यदि उसमें x का वैल्यू 1 3 बार आया
तो उसका उस fx का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें वो 1 दो बार रिपीट करेगा, वो उसमें 1 कितना बार रिपीट करेगा, 2 बार। यही कहना है इसका। तो हम लोग मानते हैं, प्रूव करते हैं कि चूंकि अल्फा इज ए रूट ऑफ fx ऑफ मल्टीप्लिसिटी r, चूंकि अल्फा ऑलरेडी उसका एक रूट है जो कितने बार रिपीट है, r बार, तो therefore x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx रिपीटेड r टाइम्स, क्योंकि r बार वो x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा r बार आएगा, तभी x का मान r वो अल्फा 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 r टाइम्स आएगा, r टाइम्स आएगा मतलब वो मल्टीप्लिसिटी r का है। तो यही हुआ। दैट इज x माइनस अल्फा को जब r टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो होल पावर r आएगा और इतना टोटल उसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी उनका रूट्स है। अब ये जो फैक्टर होगा fx का, तो therefore डिवाइड fx बाय इतना, तब fx को यदि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो लेट qx बी द क्वोशेंट, मान लेते हैं कि उसका क्वोशेंट qx है, देन fx को इतना रिमाइंडर नहीं दिए, क्योंकि रिमाइंडर होगा नहीं क्योंकि उसका फैक्टर है। तो ये हो गया। वेयर, हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा क्लू है कि वेयर q अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यदि q अल्फा भी 0 हो जाता, मतलब qx भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा रूट है, यदि फिर इसका अल्फा रूट होगा तो इससे भी एक फैक्टर अल्फा निकलेगा, मतलब x माइनस अल्फा निकलेगा। x माइनस अल्फा निकलने पर फिर fx का ये r से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि q अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि वो 0 हो गया ना फिर ये मेरा fx जो है उसका जो अल्फा r टाइम्स नहीं बल्कि उससे अधिक टाइम रिपीट करेगा। तो हम स्टार्टिंग में मान चुके हैं कि r बार कर रहा है, तो r बार कर रहा है, r बार रिपीटेड हो रहा है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि कोई यदि r बार रिपीट करेगा, r बार रिपीट करेगा तो फिर ये 0 नहीं होना चाहिए। ये यदि 0 हो जाएगा मतलब वो r बार से भी अधिक बार तक वो रिपीट हो सकता है। तो ये नेसेसरी कंडीशन, बहुत जरूरी कंडीशन, ये यदि नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर f डैश x हो गया, डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि ये बाहर तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये बाहर तो इसका डिफरेंशिएशन, तो r आगे आया और x माइनस अल्फा का होल पावर r माइनस 1 हो गया। अब दोनों में कॉमन लिए तो देखिए r माइनस 1 कम है, तो दोनों में से कम वाला का पावर कॉमन हो जाएगा, टोटल ये कॉमन लिए, तो ये जैसे हम लोग कॉमन लिए तो एक बार बचेगा, क्योंकि ये हमारे 5 है तो ये 4 होगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये एक बार बचेगा ना जी, ये बचा प्लस इतना। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि लेट कर लिए हैं hx इक्वल्स टू इतना को hx मान लिए इतना, तो इस टोटल को क्या मान लिए हैं, hx मान लिए हैं। तो therefore h अल्फा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ अल्फा रख रहे हैं तो यहाँ भी अल्फा रखना होगा x की जगह, तो अल्फा माइनस अल्फा 0, ये पार्ट 0 हो जा रहा है और r क्यू अल्फा बच रहा है। क्या बच रहा है, r क्यू अल्फा बच रहा है। तो सिंस q अल्फा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन में है कि q अल्फा 0 नहीं है, तो ये यदि 0 नहीं होगा, r तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो ये टोटल प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस q अल्फा नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर h अल्फा नॉट इक्वल टू 0, इसलिए h अल्फा भी 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर f डैश x को हम इतना इनटू hx, ये hx समझिएगी, hx माने हैं, तो f डैश x को लिख सकते हैं इतना इनटू hx होगा इतना। तो ये सेम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ h अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या दिखा रहा है कि दिस शो दैट अल्फा इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी r माइनस 1। जैसे ये मल्टीप्लिसिटी r का था तो x माइनस अल्फा का होल पावर r। आप सोचिए कि h अल्फा जब 0 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर अल्फा का कोई भी मान के कारण 0 नहीं होगा, तो मतलब इसका इतना ही केवल रूट पॉसिबल है जो रिपीटेड है। तो दिस शो दैट अल्फा इज ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी r माइनस 1, मतलब r माइनस 1 मल्टीप्लिसिटी का ये अल्फा एक रूट है ऑफ द इक्वेशन f डैश x। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, साफ सुथरा आप लोग समझिए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल लिए, मान लिए 5 डिग्री का लिए, कितना डिग्री का, 5 डिग्री का हम एक पॉलिनोमियल लिए, तो 5 डिग्री का जब पॉलिनोमियल लिए तो उसका मान लेते 3 गो रूट सेम आया, 2 2 2 और एगो 3 एगो 4 आया। तो 2 2 2 जो आया तो उस जो पॉलिनोमियल हम लोग लिए उसका तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही रहेगा। तो वो जो नया पॉलिनोमियल आएगा उसमें यदि हम चर्चा करें कि इसमें कितने रूट रिपीटेड है, तो इतना गारंटेड है कि इसमें जो रूट होंगे वो 3 3 जो बोले थे ना 2 2 2 3 बार आया है, तो 2 2 2 अब 3 नहीं बल्कि 2 बार आएगा, एक कम हो जाता है। और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डबल डेरिवेटिव तो और एक कम हो जाएगा। इस तरह 3, समझे ना।
चलिए अब यहाँ एक रिमार्क में हम लिखे हुए हैं, यह रिमार्क भी बहुत जरूरी है। रिमार्क क्या दिए हैं कि द इक्वेशन fx equal to 0 has multiple roots if fx and fx and f dash x have HCF of at least फर्स्ट डिग्री polynomial। यदि इसके पास HCF फर्स्ट डिग्री का कम से कम रहा तो इसके पास मल्टीपल होगा, नहीं तो फिर मल्टीपल नहीं होगा। समझे ना? मतलब इसको समझने के लिए HCF मतलब कॉमन रूट्स। अब इसका और इसका कोई भी रूट कॉमन आ जाए तो इसके पास यदि एक रूट है x इक्वल टू 2 तो पक्का था कि वो इसके पास 2 बार में था। x इक्वल टू 2 एक बार में, तो इसके पास x इक्वल टू 2 2 बार था, तो 2 बार था, इसका मतलब x इक्वल टू 2 यहाँ पर 2 बार था, इसका मतलब क्या हो गया कि वो रिपीटेड या मल्टीपल रूट्स है। चलिए, और इफ fx एंड f dash x have HCF as constant, यदि इसका HCF कोई कांस्टेंट आता है then fx has no multiple roots, तब वो बोलेंगे कि fx के पास मल्टीपल रूट्स नहीं है। तो चलिए इसका रिमार्क का अभी हम यूज करेंगे, एक मेथड बताएंगे जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस का केवल हमको इक्वल रूट्स निकाल सकते हैं कि वो इक्वल रूट्स जो है वो कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कॉमन रूट से कॉमन रूट बोल रहे हैं, इक्वल रूट्स, मल्टीपल रूट्स और रिपीटेड रूट्स से रिलेटेड हम लोग क्या किए कि इससे जुड़ा हुआ एक थ्योरम को प्रूव किए, और वो थ्योरम हम लोग के लिए एक फायदेमंद निकला कि यदि कोई फंक्शन हो और उसका मल्टीपल रूट्स है कि नहीं, उसको हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग एक मेथड टू फाइंड इक्वल रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0, इसका इक्वल रूट्स है कि नहीं वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले f dash x निकालिए और उसके बाद आप HCF निकालने में लग जाइए fx और f dash x का। लेट अस कॉल इट phi x, मान लेते हैं कि इसको हम लोग phi x बोलते हैं, इसका HCF जो आया तो इक्वेट करेंगे phi x इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करेंगे। इट्स गिव्स कॉमन रूट्स ऑफ fx एंड f dash x, मतलब ये बताता है कि ये जो भी रूट आया वो रूट दोनों में है, इसमें भी है और उसमें भी है। तो जो रूट दोनों में होगा तो इसमें यदि एक बार आया होगा तो उसमें पक्का है कि वो 2 बार आया होगा, इसमें 2 बार आया होगा तो उसमें क्या आया होगा 3 बार आया होगा, इसमें 3 बार तो उसमें आया होगा 4 बार। यही करना है, यही नीचे लिखा हुआ है कि अल्फा इज द रूट ऑफ द इतना रिपीटेड k टाइम्स। यदि अल्फा इसमें k बार आया हुआ है देन अल्फा इज ए रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 रिपीटेड k प्लस 1 टाइम्स, मतलब जितना आएगा इसमें उससे अधिक बार आएगा।